हम 2 दशकों से ईरानी परमाणु कार्यक्रम के बारे में सुनते आ रहे हैं। तेहरान इसे शांतिपूर्ण बताता है, जबकि इजराइल इसे परमाणु विनाश के लिए मानता है। कुछ लोग इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं आते हैं। आप इसके बारे में जो भी सोचें, यह काबिले तारीफ है। ईरानी रेगिस्तान के गहरे नीचे हवाई जहाज के हैंगर से भी बड़े हॉलों में हजारों सेंट्रीफ्यूज प्रति मिनट लगभग 63,000 बार घूमते हैं। हर सेंट्रीफ्यूज इंसान जितना ऊंचा, लेकिन टेलीफोन के खंभे से पतला है। वहां कभी न रुकने वाली, कानों को बहरा कर देने वाली तेज आवाज है। मिलकर वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे केवल कुछ ही देशों ने पूरी तरह से सीखा है। औद्योगिक स्तर पर यूरेनियम को समृद्ध करना। यह सुविधा नतांज है और ईरान की विशाल परमाणु परियोजना का सिर्फ एक हिस्सा है, जो दशकों से चली आ रही एक इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका भी दिया है और देश को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। लेकिन इसे खास बनाता है कि उन्होंने इसे दुनिया से कटे होने पर बनाया। खासकर पिछले 2 दशकों में ईरान पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगे हैं। 1969 में परमाणु इंजीनियरिंग का कम ज्ञान रखने वाला देश दुनिया के परमाणु हथियार संपन्न देशों में कैसे शामिल होने के करीब पहुंच गया। तो यह है कहानी। शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना। यह एपिसोड इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन और अमेरिका द्वारा ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर बमबारी के तुरंत बाद लिखा गया। नुकसान और आगे की स्थिति स्पष्ट नहीं है। और यह कहानी इस बारे में नहीं है कि ईरान अब आगे कहां जाएगा, बल्कि यह कहानी है कि वह यहां तक कैसे पहुंचा। क्रांति के बाद की स्थिति। 4 नवंबर 1979 वह दिन था जिसने दशकों तक ईरान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंधों को आकार दिया। जो एक छात्र विरोध के रूप में शुरू हुआ था, वह कुछ ही घंटों में बेकाबू हो गया। गुस्साई भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया, उसकी सुरक्षा को पार कर लिया और अंदर मौजूद सभी लोगों को फंसा दिया। 444 दिनों तक 66 अमेरिकी राजनयिक और कर्मचारी बंधक बने रहे, जो 20वीं सदी के सबसे नाटकीय अंतर्राष्ट्रीय संकटों में से एक बन गया। यह केवल एक क्रांति नहीं थी, यह दुनिया के लिए एक संदेश था कि नया इस्लामी गणराज्य किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और अपनी राह खुद तय करेगा। दुनिया की महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों पर अपने कार्यों के प्रभावों की परवाह किए बिना। और ये प्रभाव बहुत जल्दी सामने आए। सीमेंस के जर्मन इंजीनियर, जो बुशहर में 2 विशाल 1200 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर बना रहे थे, जिनमें से हर एक सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर को बिजली देने में सक्षम था, उन्होंने अपना सारा उपकरण और विशेषज्ञता पहली ही उड़ानों में समेट ली और वहां से चले गए। अपने पीछे वे अरबों डॉलर की अधूरी बुनियादी संरचना और बिखरे हुए परमाणु कार्यक्रम को छोड़ गए। लेकिन क्रांति का यह अलगाव उस चीज के सामने कुछ भी नहीं था जो इसके बाद हुआ। जब सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ अपना युद्ध शुरू किया, तो उन्हें अच्छी तरह पता था कि अपने बमों का निशाना कहां लगाना है। 1984-1988 में इराकी विमानों ने बशीर संयंत्र पर 6 हमले किए। ये हमले यूं ही नहीं किए गए थे, ये सटीक हमले थे जिन्हें ईरान की सबसे उन्नत तकनीकी संपत्तियों को नष्ट करने के लिए अंजाम दिया गया था, और उन्हें रोकने के लिए वहां कोई नहीं बचा था। ईरानी सरकार ने जो संदेश दिल से लिया, वह आंशिक रूप से सद्दाम की क्रूरता के कारण था और आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपनी खुद की लगाई गई अलगाव नीति के कारण कि वे अकेले खड़े हैं। अब वे पश्चिमी विशेषज्ञता पर निर्भर नहीं रह सकते थे और न ही अपने परमाणु परियोजनाओं को हवाई हमलों के लिए खुला छोड़ सकते थे। वे गुप्त रूप से अकेले निर्माण जारी रखेंगे। 1985 में ईरान के नेताओं ने तय किया कि वे पुनर्निर्माण करेंगे और इस बार किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। भूमिगत वर्षों। ठीक है, यह समझने के लिए कि ईरान ने वास्तव में क्या प्रयास किया, हमें एक पल रुककर इसके पीछे की भौतिकी और यूरेनियम संवर्धन में क्या क्या शामिल होता है, उसे समझना होगा। चिंता न करें, हम आपको विश्वविद्यालय स्तर के न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स में नहीं ले जाएंगे, यह हमारा वादा है। देखिए, प्रकृति में यूरेनियम 2 अलग अलग प्रकारों में आता है, U-238 और U-235। ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। आप बिना केमिकल टेस्ट के इन्हें अलग नहीं पहचान सकते, लेकिन ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इनकी भूमिकाएं भी बिल्कुल अलग अलग होती हैं। U-235 लगभग सभी न्यूक्लियर परियोजनाओं में उपयोगी है। रिएक्टर और शहरों के लिए 3 से 5% U-235 युक्त यूरेनियम चाहिए। न्यूक्लियर हथियारों के लिए 90% या उससे अधिक U-235 चाहिए। समस्या यह है कि प्राकृतिक यूरेनियम में 99.3% U-238 और 0.7% U-235 होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए 3 से 5% तक लाना
आधुनिक इंजीनियरिंग की उपलब्धि है। यूरेनियम का यह रूप अपने अधिक सामान्य U-238 समकक्ष की तुलना में थोड़ा हल्का होता है, जिससे वैज्ञानिकों को इसे परिष्कृत करने की क्षमता मिलती है। इन दोनों को अलग करने के लिए इसे बेहद तेज गति से घुमाया जाता है। सुनने में आसान लगता है ना? दरअसल हमने इसे आसान बनाकर बताया है। असल में यह काफी जटिल है। यह आपके घर की वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल नहीं है। हम एल्यूमिनियम ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, जो 1 मिनट में 60 से 70 हजार और 1 सेकंड में 1000 से ज्यादा बार घूमती है। इसका अर्थ है रोटर का बाहरी किनारा आवाज से तेज चल रहा है। यह इतना बारीकी से संतुलित ऑपरेशन है कि अगर इसमें एक जरा सा धूल का कण भी आ जाए तो पूरी मशीन खतरनाक तरीके से असंतुलित हो सकती है। अद्भुत यह है कि इतनी तेज गति के बावजूद हर सेंट्रीफ्यूज बहुत थोड़ा पृथक्करण करता है। प्राकृतिक यूरेनियम से रिएक्टर ईंधन बनाने के लिए हजारों आपस में जुड़ी जटिल मशीनें चाहिए। हर मशीन अगले को थोड़ा अधिक समृद्ध उत्पाद देती है। ऐसी प्रक्रिया की अत्यंत तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए पूरे सिस्टम को महीनों या वर्षों तक लगातार चलाना पड़ता है। ईरान जानता था कि अगर वह पूरी तरह अकेले बिना किसी विदेशी मदद के यह काम करता है तो इसमें दशकों लग जाएंगे, और यहीं पर उनका पड़ोसी पाकिस्तान इस मामले में शामिल होता है। या और खास तौर पर पाकिस्तानी AQ खान नेटवर्क। खान खुद परमाणु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1970 के दशक में यूरोप से सेंट्रीफ्यूज डिजाइन चुराकर इस्लामाबाद तस्करी किए थे और अपने देश के परमाणु कार्यक्रम के विकास में उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए उन्होंने अब व्यक्तिगत लाभ के लिए वह ज्ञान और योजनाएं बिचौलियों व दुबई के होटल कमरों में गुप्त बैठकों के जरिए ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दी। ईरानी एजेंटों ने इस नेटवर्क से हुई वही P1 सेंट्रीफ्यूज ब्लूप्रिंट लिए जो पाकिस्तान ने अपने परमाणु और हथियार कार्यक्रम में इस्तेमाल किए थे। ये किसी भी तरह से अत्याधुनिक डिजाइन नहीं थे। P1 शुरुआती 1970 के दशक की तकनीक पर आधारित था, जो पहले से ही पुरानी हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वे केवल कम मात्रा में यूरेनियम संवर्धित कर सकते थे, लेकिन फिर भी यह तेहरान की महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत थी। ईरानियों ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत काम पर लग गए। चुपचाप कलई इलेक्ट्रिक कंपनी में अपना ठिकाना बना लिया। वे नहीं चाहते थे कि यह बात बाहर निकले। जब यह परियोजना अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, बाहरी दुनिया के लिए उस इमारत के पास से गुजरना एक साधारण फैक्ट्री जैसा था जो इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाती थी। ईरान के होशियार और प्रतिभाशाली लोग न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के हर हिस्से पर काम करने लगे। प्रगति धीमी थी और बार बार रुकावटें आ रही थीं, जिससे निराशा होती थी। मशीन पर एक भी फिंगरप्रिंट चीजें बिगाड़ सकता था। वे पुराने डिजाइनों से बेहतर नतीजे नहीं पा सके। शुरुआत में सिर्फ 19 सेंट्रीफ्यूज की टेस्ट कैस्केड से काम शुरू किया। सही चलते हुए उन्होंने 129 मशीनों तक विस्तार किया, लेकिन हर चरण में नई समस्याएं आईं। ये मशीनें इतनी बारीकी से ट्यून की गई थीं और इंसानी डिजाइन की सीमाओं के इतने किनारे पर चलाई जा रही थीं कि इन्हें धीमा करना भी एक बड़ी समस्या बन सकता था। यह अप्रत्याशित चुनौती थी, क्योंकि इन्हें तेज करने में मेहनत लगी थी और सेंट्रीफ्यूज को स्थिर करने के लिए धीमा करना जरूरी था। बिजली जाने जैसी घटना से मशीन में कंपन हो सकता था, जिससे रोटर केसिंग से टकरा सकते थे और धातु के टुकड़े गिरने से पूरी सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो सकती थी। हालांकि शुरुआती वर्षों में विफलता दर जानना मुश्किल है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अधिकारियों के अनुसार यह सालाना 10 तक हो सकती है, लेकिन ईरान सीख रहा था। 1999 में एक दशक से ज्यादा प्रयासों के बाद उन्होंने प्राकृतिक शून्य 7 से यूरेनियम को 12U-235 तक संवर्धित किया। यह रिएक्टर ईंधन के लिए जरूरी 3.5 के पास भी नहीं था। हथियारों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन इसने कम से कम उन्हें तो यह साबित कर दिया, जो इस समय अकेले ही जानते थे, कि उन्होंने बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल कर ली है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। ईरान की सबसे होनहार और प्रतिभाशाली पीढ़ी को परमाणु इंजीनियरिंग के वास्तविक अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित किया गया। वैज्ञानिक कलई इलेक्ट्रिक सुविधा में काम कर रहे थे। तभी 90 के दशक के अंत में निर्माण दलों ने नतांज के रेगिस्तान में नया प्रोजेक्ट शुरू किया। युद्ध में सद्दाम की वायुसेना से अपने अनुसंधान केंद्रों पर हुए विनाश से डरे वे चाहते थे कि भविष्य के केंद्र अधिक सुरक्षित रहे। नतांज निर्माण की तैयारी में ईरान के इंजीनियरों ने सभी जात हवाई हमलों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिका के बंकर बस्टर बमों की नई तकनीक जानकारी का विश्लेषण किया। इजराइल ने 1981 में इराक के ओसिराक रिएक्टर को नष्ट किया था ताकि बगदाद परमाणु कार्यक्रम न बढ़ा सके। यह इजराइल के बेगिन सिद्धांत का हिस्सा था, जिसमें स्पष्ट किया गया
कि भविष्य की सभी इजरायली सरकारें दुश्मनों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पहले हमला करेंगी। सीधे शब्दों में कहें तो तेहरान इस तरह की ही परेशानियों का सामना करने से काफी डरा हुआ था। उन्हें पता था कि अगर उनका कार्यक्रम सामने आ गया तो उन्हें भी इजराइल की तरफ से ऐसे ही हमलों का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनकी सुविधाओं को बम प्रूफ बनाने की अहमियत और भी बढ़ गई। नतांज को बहुत विशाल बनाया गया था। योजना के अनुसार वहां 2 भूमिगत संवर्धन हॉल बनने थे। हर एक का क्षेत्रफल 25,000 वर्ग मीटर था, यानी प्रत्येक हॉल में 6 फुटबॉल मैदान जितनी जगह थी। यह सब जमीन से 8 मीटर नीचे बना था और ऊपर 2.5 मीटर मोटी कंक्रीट से सुरक्षित था। इसके ऊपर इंजीनियरों को और 22 मीटर मिट्टी और पत्थर डालने थे। कुल मिलाकर इससे उन्हें अपने दुश्मनों द्वारा गिराई जाने वाली किसी भी चीज से 30 मीटर की अर्ध सुरक्षित सुरक्षा मिलती थी। यह किसी भी पारंपरिक हथियार को झेलने में पूरी तरह सक्षम था और सबसे उन्नत हवाई बमबारी को छोड़कर लगभग हर तरह के हमले से सुरक्षा प्रदान कर सकता था। इस पैमाने पर भूमिगत निर्माण करने में अन्य बाधाएं भी थीं। हालांकि इनमें से अधिकांश बाधाएं सेंट्रीफ्यूज की नाजुकता और संवेदनशीलता के इर्द गिर्द थीं, जो कि मामूली कंपन से भी बेहद प्रभावित हो जाते हैं। इंजीनियरों ने परिसर को शॉक एब्जॉर्बर पर रखा और ऐसे आइसोलेशन सिस्टम लगाए जो सतह पर मामूली भूकंपीय झटकों के प्रभाव को सोख सकते थे। तापमान नियंत्रण और बिजली बड़ी चुनौतियां थीं। संवर्धन प्रक्रिया भारी ऊर्जा मांगती है और ज्यादा गर्मी भी पैदा करती है। याद रखें, यहां वे दक्षता की कमी को मात्रा से भर रहे थे। अगर एक सेंट्रीफ्यूज 100 वॉट बिजली लेता है तो उन्हें इसे 50,000 मशीनों से गुणा करना था। सिर्फ सेंट्रीफ्यूज के लिए यह 5 मेगावाट हो जाता है, जिसमें उन बड़े औद्योगिक कूलिंग सिस्टम्स को शामिल नहीं किया गया है जिनकी जरूरत इस सुविधा से पैदा होने वाली भारी गर्मी को संतुलित करने के लिए होगी। इन चुनौतियों के बावजूद ईरान पूरी तरह जुटा रहा और इसका फायदा मिलने लगा। खासकर नतांज के पूरा होते ही वे एक छिपी हुई वर्कशॉप से आगे बढ़कर अब कुछ ऐसा करने के लिए तैयार थे जिसे औद्योगिक स्तर का माना जा सके। 2002 तक सारी चीजें एक साथ आने लगी थीं। 164 सेंट्रीफ्यूज की पहली कास्केट तैयार की गई थी और हजारों और के पुर्जे भी तैयार थे। इस समय तक ईरान ने 17 साल गुप्त रूप से निर्माण में बिता दिए थे, लेकिन इतने बड़े राज हमेशा छुपे नहीं रहते। पर्दाफाश और समय से दौड़। अब यह सारा विकास और शोध ज्यादातर अंधेरे में ही चलता रहा। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को शक था कि तेहरान परमाणु रास्ता अपनाना चाहता है और वे उनकी कोशिशों पर नजर रखे हुए थे। 90 के दशक से ही खासकर सेंट्रीफ्यूज विकास के लिए आवश्यक पुर्जों के बढ़ते आयात, यह सब कुछ पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ज्यादातर लोगों को तेहरान की महत्वाकांक्षाओं या प्रगति के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। यह स्थिति 2002 तक बनी रही। उस अगस्त में ईरानी असंतुष्टों के समूह ने वॉशिंगटन DSE में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। अलरजा जावजादा एक विवादित ईरानी समूह के प्रवक्ता थे जिसने अमेरिका और अन्य के साथ अपने संबंध बिगाड़े थे। आयतुल्ला ने बताया कि तेहरान के पास गुप्त परमाणु कार्यक्रम है और वह 2 सुविधाएं बना रहा है जो परमाणु बम के ईंधन की सामग्री बना सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग होने के कारण उनकी बातों पर संदेह था, पर बाद में वे काफी हद तक सही निकली। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने तुरंत परमाणु समझौतों के तहत उन सुविधाओं तक पहुंच मांगी। फरवरी 2003 तक IEA के निदेशक मोहम्मद एल बरादई नतांज सुविधा पर पहुंचे और जो उन्होंने वहां देखा उससे वे चौंक गए। ईरानी कार्यक्रम की जटिलता प्रारंभिक रिपोर्ट में बताए गए स्तर से भी अधिक थी। उनके पहुंचने पर संयंत्र में 164 असेंबल सेंट्रीफ्यूज और भंडारण में 1000 सेंट्रीफ्यूज के पुर्जे थे। पर्यावरणीय नमूनों में समृद्ध यूरेनियम मिलने से पता चला कि सुविधा सक्रिय थी। इस बिंदु पर ईरान को घेर लिया गया था और वह केवल इतनी ही बातों से इनकार कर सकता था, वरना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी सारी विश्वसनीयता खो देता। उन्होंने स्वीकार किया कि वे गुप्त परमाणु अनुसंधान और विकास गतिविधियां कर रहे थे, जिसमें छुपे हुए यूरेनियम संवर्धन प्रयोग, प्लूटोनियम पृथक्करण परीक्षण और विशाल सुविधाओं का निर्माण शामिल था। पकड़े जाने के बावजूद और अपने पड़ोसियों तथा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक निंदा के बावजूद तेहरान ने इस परियोजना पर और भी जोर दिया। वे यहां तक आ गए थे और अब पीछे नहीं हटेंगे। 2006 तक ईरान ने पुराने हो चुके P1 सेंट्रीफ्यूजों का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण कर लिया था।
जो अपनी संवर्धन सीमा तक पहुंच चुके थे। उन्होंने घरेलू IR-1 मॉडल के अनुसार 164 सेंट्रीफ्यूज बनाए, जिनसे सफलतापूर्वक यूरेनियम को 35 तक संवर्धित किया। यह रिएक्टर ग्रेड है। ईरान ने, जैसा कि वह आज भी करता है, इस बात पर जोर दिया कि यह केवल शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए है। उस समय कुछ हलकों में उन्हें संदेह का लाभ मिला हुआ था। 3.5% वही स्तर है जो परमाणु बिजली संयंत्र को ईंधन देने के लिए चाहिए। लेकिन यहां भी सतही विश्लेषण से ज्यादा गहराई में जाने पर यह सवाल उठता है कि वे कितने ईमानदार थे। ईरान ने परमाणु संयंत्र की जरूरत से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज बनाए और नातांज में 50,000 मशीनों के लिए विशाल भूमिगत हॉल बनाए। यह इतनी मात्रा है कि दर्जनों बिजली संयंत्रों के लिए ईंधन बन सकता है। उनके पास सिर्फ एक अधूरा रिएक्टर था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तेहरान की दलील से संतुष्ट नहीं थी और ईरान से यूरेनियम संवर्धन बंद करने की मांग वाले कई प्रस्ताव पारित किए। हालांकि यह बात लगभग अनसुनी ही रह गई, क्योंकि उन्होंने और भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूज लगाना शुरू कर दिया और यहां की संख्या खुद ही सब कुछ बयां कर देती है। 2007 में उनके पास नातांज में 3000 सेंट्रीफ्यूज चल रहे थे। 2009 तक यह संख्या 8000 हो गई। वर्षों तक खाली भूमिगत हॉल अब इन मशीनों से भर गए। सितंबर 2009 में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने फोरडाल में दूसरा बड़ा परमाणु संयंत्र खोजा और इसका खुलासा किया। इस जगह ने नातांज की सुरक्षा को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। यह 80 मीटर ठोस चट्टान और ग्रेनाइट के अंदर एक पहाड़ के भीतर गहराई से तराशी गई है। यह वास्तव में एक पहाड़ी बंकर था और संभवतः दुनिया की सबसे कठिन घुसपैठ वाली सुविधाओं में से एक थी, जो शायद पारंपरिक तरीकों से अभेद्य थी। 2010 में स्टक्सनेट वायरस के खुलासे के बाद इस्लामिक रिपब्लिक का इस सुविधा पर भरोसा कमजोर हुआ, जिसे अमेरिका और इजराइल ने बनाया था। उसने सेंट्रीफ्यूज को ऐसे प्रोग्राम किया कि वे खुद नष्ट हो जाएं। ये मशीनें मामूली बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, इसलिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। विस्फोटक की जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर लगभग 1000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हुए, जो उस समय विनाशकारी था। लेकिन ईरान के लिए यह सिर्फ एक छोटी रुकावट रही। 1 साल के भीतर उन्होंने न केवल सभी नष्ट हुई मशीनों को बदल दिया, बल्कि अपनी साइबर सुरक्षा को भी काफी हद तक उन्नत कर लिया, ताकि ऐसी कोई भी हमला फिर कभी सफल न हो सके। इस हमले के बाद उन्होंने संवर्धन बढ़ाकर 20% करने का फैसला किया, जो सबसे महत्वपूर्ण था। यहां फिर से भौतिकी की भूमिका सामने आती है। यूरेनियम का संवर्धन रैखिक प्रक्रिया नहीं है। 10 से 20% तक ले जाना, 60 से 90% तक ले जाने जितना कठिन नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा कि वे 20% तक संवर्धन करेंगे, इसका मतलब था कि वे हथियार स्तर की शुद्धता के काफी करीब थे, जितना प्रतिशत से लगता है। एक आम पर्यवेक्षक के लिए ईरान का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह तर्क था कि वे इसका इस्तेमाल तेहरान रिसर्च रिएक्टर को चलाने के लिए करेंगे। कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल आइसोटोप बनाने के लिए यह तर्क काफी हद तक असली लगता है। उनका रिएक्टर यूरेनियम से मेडिकल रेडियो आइसोटोप बनाएगा, जो कैंसर डायग्नोस्टिक स्कैन में इस्तेमाल होते हैं। यह जांच में नहीं टिक पाया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास तेहरान रिसर्च रिएक्टर की जानकारी थी, पर वह बहुत छोटा था। इसे हर साल 5 किलोग्राम 20% समृद्ध यूरेनियम चाहिए था। उनका प्रोजेक्ट अधिक उत्पादन कर रहा था और वे इसे धीमा करने के बजाय और तेज कर रहे थे, जिससे दुनिया धोखा नहीं खा रही थी। और यहीं पर ईरान को सच में अकेले आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है, जो किसी भी तरह से केवल गैर हथियार संबंधी उद्देश्यों के लिए इसे आगे बढ़ाने की इच्छा का दिखावा भी छोड़ रहा था। और इसके बाद जो हुआ वो इसके नतीजे थे। औद्योगिक स्तर और परमाणु समझौता। 2011 तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम सच में एक औद्योगिक स्तर तक पहुंच चुका था और आंकड़े खुद ही सब कुछ बयां करते हैं। नातांज और फोर्दो में लगभग 19,000 सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। करीब 10,000 सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम समृद्ध कर रहे थे। ईरान हर महीने 150 किलोग्राम कम समृद्ध और 5-7 किलोग्राम 20% समृद्ध यूरेनियम बना रहा था। वे सिर्फ मशीनें नहीं जोड़ रहे थे, मात्रा के ऊपर गुणवत्ता के दिन अब खत्म हो चुके थे। वे नवाचार कर रहे थे और उनकी अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की स्थिति को देखते हुए यह वाकई एक काबिल ए तारीफ उपलब्धि मानी जानी चाहिए। 2013 में आया IR-2M सेंट्रीफ्यूज IR-1 मॉडल से 4 गुना अधिक कुशल था, जबकि IR-1 भी खरीदे गए P1 डिजाइन से काफी बेहतर था। ईरान को 7,000 किलोग्राम कम समृद्ध और लगभग 200 किलोग्राम उच्च स्तर का यूरेनियम जमा करने की इजाजत मिली। इसी दौरान उन्होंने एक और मील का पत्थर हासिल किया। वो शहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र,
जिसे उन सभी सालों पहले जर्मनों ने छोड़ दिया था, आखिरकार चालू हो गया। स्वतंत्र परमाणु प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तकनीकी शब्द है और अंतर्राष्ट्रीय चिंता अपने चरम पर थी। उत्तर कोरिया, जो वैश्विक मंच पर ईरान की तरह ही अलग थलग था, अपने परमाणु कार्यक्रम को बड़े जोश के साथ आगे बढ़ा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे इसमें सफल भी हो सकते हैं। प्योंगयांग को हर्मिट किंगडम कहा गया क्योंकि वह दुनिया का सबसे अलग थलग देश था और वह किसी भी मुद्दे पर ईमानदारी से बातचीत को तैयार नहीं लगता था। यहां तक कि अगर इसका मतलब देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और खराब खाद्य उत्पादन से अकाल फैलना था। ईरान से उम्मीद थी कि वह बातचीत को तैयार रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की सख्त नीति के कारण शुरुआती बातचीत बेनतीजा रही। उन्होंने शुरुआत से ही कई ऐसी मांगों पर जोर दिया जो मूल रूप से किसी भी समझौते को असंभव बना देती थी। खासकर यह मांग कि किसी भी समझौते में ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाए। उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नाराज किया, होलोकॉस्ट से इनकार किया और अक्सर इजराइल के सफाई की बात की। 2013 में राष्ट्रपति हसन रूहानी के चुनाव से तेहरान से बातचीत का व्यावहारिक तरीका मिला। अधिकांश शक्ति आयतुल्लाह के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में स्वतंत्र होते हैं और हसन रूहानी इसके लिए तैयार थे। प्रतिबंधों के बीच जो ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर रहे थे, तेल निर्यात जो उनकी जीडीपी की नींव था, 25 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर सिर्फ 10 लाख बैरल रह गया था। रियाल की कीमत 80% से ज्यादा गिर गई थी और महंगाई नियंत्रण से बाहर थी। हसन रूहानी बातचीत के लिए अपने पूर्ववर्ती से ज्यादा तैयार थे। 2 साल की बातचीत के बाद संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA जुलाई 2015 में अंतिम रूप दी गई। इस समझौते में ईरान ने प्रतिबंध माने। वे अपने चालू सेंट्रीफ्यूज की संख्या 19,000 से घटाकर सिर्फ 5,060 कर देंगे, संवर्धन को 3.67% तक सीमित करेंगे और अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 7,000 किलोग्राम से घटाकर सिर्फ 300 किलोग्राम कर देंगे। इराक रिएक्टर कोर में कंक्रीट डालकर स्थायी रूप से निष्क्रिय करेगा और सभी सुविधाओं में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कैमरा व सेंसर निगरानी मानेगा। यह समझौता विवादित रहा। आलोचकों ने कहा कि कई प्रतिबंध 10 से 15 साल बाद खत्म हो जाएंगे, जिससे ईरान फिर से संवर्धन शुरू कर सकता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस समझौते पर शंका जताई। उन्हें डर था कि इससे ईरान की परमाणु क्षमताओं को वैधता मिलेगी और उनका प्रतिद्वंद्वी मजबूत होगा। इजराइल इसे लेकर बेहद संदेहशील था और अमेरिका के रिपब्लिकन पूरी तरह खिलाफ थे। इसके बदले ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिलती और इसका कार्यान्वयन तेज और नाटकीय था। जनवरी 2016 तक ईरान ने 13,000 सेंट्रीफ्यूज हटा दिए थे, जो उनके बेड़े का 2/3 से भी अधिक था। उन्होंने टनों संवर्धित यूरेनियम रूस भेज दिया। नतांज के भूमिगत हॉल अब लगभग खाली हैं। पहले यहां हजारों मशीनों की गूंज थी। सबसे नाटकीय कदमों में से एक में ईरान ने अराक से रिएक्टर कोर हटा दिया और उसे कंक्रीट से भर दिया, जिससे रिएक्टर हमेशा के लिए अनुपयोगी हो गया। 3 साल तक समझौता चला, पर मई 2018 में सब बदल गया। ईरान समझौते को फिर से बातचीत कर बदला या समाप्त करना चाहिए। अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में JCPOA छोड़कर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान का तेल निर्यात घट गया। अन्य पक्ष जैसे यूरोप, रूस, चीन इसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अमेरिकी आर्थिक दबाव को नहीं झेल सके। यह सही था या नहीं, यह अलग विषय है, लेकिन यह एक ऐसा फैसला था जिसने हमें आज जहां हैं वहां पहुंचा दिया। 2025 में भी की सीमा करीब आ रही है। यूरोप की ओर से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को बचाने की लगातार कोशिशों के बावजूद यह समझौता प्रभावी रूप से खत्म हो चुका था। अगर अमेरिका साथ नहीं देगा तो तेहरान भी नहीं देगा। कई यूरोपीय नेताओं को लगता था कि यह ऐसी तबाही थी जिससे ईरान निश्चित ही परमाणु प्रसार हासिल कर लेगा। दूसरे लोग, खासकर वॉशिंगटन, यरूशलेम और कई प्रमुख अरब देशों में इसे एक बेहतर विकल्प मानते थे। उनका मानना था कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ टलने वाले को टाल रहा था। इस समझौते के खत्म होते ही तेहरान को प्रतिबंधों में ढील और नकदी का लाभ मिल जाता, जिससे वह परमाणु हथियार हासिल करने के लिए आजाद हो जाता। चाहे सोच कुछ भी हो, ईरान ने फैसला कर लिया था। वे फिर से परमाणु वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने JCPOA की एक-एक सीमा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। हर कदम इस तरह उठाया गया कि क्षमता दिखे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखी जा सके। पहले 300 किलोग्राम यूरेनियम सीमा पार की, फिर 3.67% से अधिक संवर्धन किया। इस बिंदु तक
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो भी कर सकता था उससे वे लगभग बेपरवाह थे। प्रतिबंध पहले ही फिर से उच्च स्तर पर लगाए जा चुके थे। ईरान ने बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने IR-4 और IR-6 डिजाइन पेश किए जो IR-1 से 10 गुना अधिक प्रभावी थे और फिर खुद को ही पीछे छोड़ दिया। IR-8 और IR-9 मॉडल में से IR-9 यूरेनियम संवर्धन में मूल मॉडल से 50 गुना अधिक प्रभावी बताया गया। इसी बिंदु पर चीजें बेकाबू होने लगी। जनवरी 2021 में उन्होंने बताया कि वे अपने पर्वतीय किले फोरडाल में 20% संवर्धन शुरू करेंगे। उन्होंने यह कुछ हफ्तों में हासिल किया और अप्रैल तक 60% संवर्धन की घोषणा की। ईरान ने दावा किया कि उसका शोध और संवर्धन शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है, साथ ही NPT सदस्यता और IAEA निगरानी को स्वीकार किया। शुरुआत में वे यह दावा करने में सफल रहे होंगे, लेकिन इस कार्यक्रम की ऊर्जा संबंधी विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गई थी। 60% संवर्धन के लिए कोई नागरिक कारण नहीं है, न तो कोई पावर रिएक्टर इसका इस्तेमाल करता है, न ही किसी शोध संस्थान को इसकी जरूरत होती है। इस सामग्री को 60% से 90% हथियार ग्रेड तक ले जाना एक बहुत छोटा कदम है। इस स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। प्रक्रिया शुरू करने के कुछ ही दिनों में यह संभव हो जाता है। नथांज में IR-6 सेंट्रीफ्यूज के साथ वे साल के अंत तक हर महीने किलोग्राम उत्पादन करने लगे। 2022 में फोरडाल में और उन्नत कैस्केड लगाए जो प्राकृतिक यूरेनियम इस्तेमाल कर सकते थे। 2023 तक यह एक सतत प्रक्रिया में 7% संवर्धन से 60% तक पहुंच गया। एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि फोरडाल में 83.7% संवर्धित यूरेनियम कण मिले थे, जिस पर ईरान ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि यह अप्रत्याशित उतार चढ़ाव था, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2024 के अंत तक ईरान के पास का 12,000 से ज्यादा चालू सेंट्रीफ्यूज, जिनमें कई उन्नत मॉडल है, 275 किलोग्राम से अधिक 60% समृद्ध यूरेनियम और हजारों किलोग्राम 20% यूरेनियम, जिनका कोई नागरिक उपयोग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि ईरान को एक बम के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने में केवल 4 से 5 सप्ताह लगेंगे। अपनी उन्नत सेंट्रीफ्यूज और 60% यूरेनियम के भंडार से वे हथियार ग्रेड सामग्री के करीब पहुंच चुके हैं। इसी दौरान ईरानी तेल के कंटेनर सचमुच पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण उसे बेचना नामुमकिन हो गया है। एक बात तो साफ है, ये ऊर्जा के लिए नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, लेकिन चर्चा में इसकी बारीकियां अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए यह दूसरों के लिए अस्तित्व का खतरा है, कुछ लोगों के लिए यह राष्ट्रीय दृढ़ संकल्प और प्रगति का प्रतीक है, जबकि दूसरों के लिए यह वैश्विक विरोध के बावजूद है। फिर भी यह एक आवश्यक हथियार कार्यक्रम है जो एकमात्र प्रतिरोधक प्रदान करेगा, जो ईरान के दुश्मनों को उसे गिराने से रोक सकेगा। ईरान को परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार होना चाहिए या नहीं, और हाल ही में जैसी संवर्धन क्षमता होनी चाहिए या नहीं, ये अलग अलग सवाल है। ईरानी सरकार के दावों के बावजूद हाल की गतिविधियों को इसके अलावा और कुछ नहीं देखा जा सकता कि वे इसे परमाणु हथियार में बदलने के इरादे से काम कर रहे हैं। यह सब कहने के बावजूद 2025 में इजराइल और अमेरिका से संघर्ष के परिणामों की परवाह किए बिना यह इस्लामिक रिपब्लिक के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। सोचिए वे कितनी दूर आ गए हैं। उन्होंने उन्नत भूमिगत सुविधाएं बनाई, स्वदेशी तकनीक विकसित की, 1970 के पाकिस्तानी डिजाइनों से अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज तक प्रगति की और ईरानी वैज्ञानिकों की एक पीढ़ी को इसमें प्रशिक्षित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह सब तब किया जब वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कटे थे और बाहर से तकनीकी सहायता या प्रशिक्षण नहीं मिला था। हालांकि यह सब बहुत बड़ी कीमत पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्होंने अपनी अधिकांश आबादी को गरीबी में धकेल दिया है, जो कि आपके नजरिए पर निर्भर करता है। या तो वे सालों तक इसे सुधारने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर बिना गंभीरता से बातचीत किए इसे सहन करने के लिए तैयार थे। यह कार्यक्रम 2002 में शुरू हुआ था। आगे इसका क्या होगा कोई नहीं जानता। समय के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।